हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12 और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट तक बने रहिए, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आप साइक्लोट्रॉन में, क्योंकि ये एक डिवाइस है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और ये डिवाइस एक ऐसी है जो कि एक्सेलरेट करने वाली है किसी न किसी पार्टिकल को। तो अपन देखते हैं कि ये किसको एक्सेलरेट करेगी, किसको त्वरित करेगी। शुरू करते हैं साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में सबसे पहले टाइम सेविंग के पर्पज़ से मैंने कुछ चीज़ें जो है की पॉइंट मैंने राइट कर रखे हैं, मैं आपको उनको समझा देता हूँ कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है बेसिकली। हिंदी में भी हम इसको साइक्लोट्रॉन, आपने कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा अगर देखो आपने कि यूजुअल लाइफ में जब अपन देखते हैं कि साइक्लोन आता है साहब, है ना, तो जब बारिश का मौसम होता है या कोई ऐसा मौसम होता है तो साइक्लोन मतलब एक साइकिल सा बनता हुआ आपको दिखता है, आंधी तूफान जैसा। तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हलचल होती है, बहुत सारी जो चीज़ें रेस्ट में होती है वो भी मोशन करने लगती है और किन्हीं की स्पीड बढ़ जाती है, एक्सेलरेट हो जाते हैं। तो वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन में। तो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस, it is used to accelerated positive charge particle। इट मीन्स साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में इसका यूज़ होता है। अर्थात जो धनावेशित कण होते हैं उन धनावेशित कणों को एक्सेलरेट करने में साइक्लोट्रॉन यूज़ होता है। तो ये तो हुई डेफिनेशन कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो हम बात कर रहे थे कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इट मींस जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सपोज अल्फा पार्टिकल, हीलियम का पार्टिकल, तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए हमको जिस डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिस मशीन की आवश्यकता होती है, उस डिवाइस को हम साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। ये तो हुआ डेफिनेशन। अब हम बात करने वाले हैं इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ये मशीन दिखती कैसी है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे बनाने वाला हूँ और उससे संबंधित चीज़ें मैंने यहाँ राइट कर रखी है, ये आपको उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे। अब हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, पहली बात ये हम साइक्लोट्रॉन क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। हम साइक्लोट्रॉन इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं कि हमको किसी पार्टिकल को मान लो एक्सेलरेट करना है, तो एक्सेलरेट करके क्या कर लेंगे, तो उसका क्या बेनिफिट है, इट मीन्स इसके यूजेस क्या है। तो साइक्लोट्रॉन को हम बेसिकली दो तीन चीज़ों में यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं साइक्लोट्रॉन के, मान लो हमारे पास एक कोई सॉलिड है और उस सॉलिड की प्रॉपर्टी हमको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज को लेके, एक पॉजिटिव आयन को लेके उस सॉलिड के अंदर इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद हम उसकी जो है प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। एक यूज़ तो ये है। दूसरा है जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा, नाभिकीय विखंडन जिसको हम बोलते हैं, जिनका जो है जैसे यूरेनियम वगैरह है, उनके जो नंबर होते हैं बहुत हाई होते हैं, 290 है ना, 235 ऊपर। तो इसमें जो है क्या होता है कि जब अल्फा बीटा और गामा डीके होता है, अर्थात जो अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं, तो वहाँ पे उनको प्रोड्यूस करने में हमको साइक्लोट्रॉन की हेल्प लेनी होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके में भी साइक्लोट्रॉन का यूज़ होता है। इसके अलावा हम साइक्लोट्रॉन का यूज़, डेफिनेशन से हमको पता चल गया कि अगर किसी को एक्सेलरेट करना पार्टिकल, न्यूक्लियर स्टडी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम साइक्लोट्रॉन को यूज़ करें। अब कैसे करते हैं देखिए आप। तो हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है बच्चों कि हमको एक कंटेनर लेना है। ये हमने एक कंटेनर लिया। अब इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में हम लेने वाले हैं साइक्लोट्रॉन डिवाइस को। तो साइक्लोट्रॉन डिवाइस में क्या होता है बच्चों कि डी शेप में, ये यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि डी शेप में जो है ये दो अलग अलग डीज होती है। इन डीज को हम अभी बात करेंगे कि ये डीज कैसी होती है। ये जो डीज है, ये दोनों डीज, सपोज ये D1 है, सपोज ये D2 है, तो इस डीज में ये जो डी आपको दिख रही है, इसको मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है कंस्ट्रक्शन में कि होलो मेटालिक सेमी सर्कुलर कंटेनर। इट मीन्स जो डीज का कंटेनर हम लेते हैं, डीज में जो हम पात्र यूज करते हैं मशीन के अंदर, वो हमारा होलो मेटालिक सेमी सर्कुलर होता है। अर्थात धातु का अर्ध गोलाकार जो है एक कंटेनर होता है। दोनों देख रहे हैं, दो अलग अलग सेमी सर्कुलर है जो कि मेटालिक है। मेटालिक इसलिए कि आपको पता है कि जब हमने इलेक्ट्रिक पढ़ा था प्रॉपर्टी में, तो इलेक्ट्रिक के अंदर जो होलो कंटेनर होता है, होलो कंडक्टर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये कॉन्सेप्ट हम इसमें कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। तो बात करें, ये डीज है D1 और ये D2। अब इन दोनों डीज का जो शेप है, जैसे मान लो आपके पास एक जो है
पिज्ज़ा टाइप, या मान लो आपके पास कोई एक जो है बॉक्सेस है, उस बॉक्सेस को बीच में से आप ऐसे कट कर दो तो वो कुछ ऐसे डिश जैसा दिखाई देगा। अब इसमें क्या करेंगे हम कि आप देखिए यहाँ पे कि ये जो डिश है, ये डिश जो है कुछ इस तरह का जो है कंटेनर है यहाँ पे इस तरह का। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लो एक सोर्स ऑफ आयन है S, तो मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है कि S इज द सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। इट मीन्स जो हमको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चाहिए वो कहाँ से इमिट होगा, तो वो इस सोर्स S से इमिट होगा, जिसको हमने यहाँ पे इंटर कर रखा है। तो उस मान लो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज को मैंने राइट कर दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस सोर्स S से प्रोड्यूस होने वाला है। अब कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी डीज है, इन दोनों डीज को यहाँ पे हम एक हाई फ्रीक्वेंसी के ऑक्सीलेटर के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर जिसको हम AC बोलते हैं। आपको पता है कि हमने अगर AC नहीं पढ़ा है तो AC में क्या होता है कि कुछ इस तरह का जो है ऑसिलेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। AC साइकिल इस तरह से चलता है। तो जो हम यहाँ पे ऑसिलेटर लगाते हैं, इसका वोल्टेज काफ़ी हाई होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी हाई होती है। तो जब हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी की डिवाइस हम यूज़ करते हैं, उसको हम ऑसिलेटर बोलते हैं, दोलित्र बोलते हैं। और उस ऑसिलेटर के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने राइट कर रखा है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मीन्स जो कंटेनर हम लेंगे उस कंटेनर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। अब क्यों चाहिए, अब जरा आप सोचो। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, F = QE, और उस फोर्स से उसमें एक्सेलेरेशन आता है। ठीक, अब हमने पढ़ा था एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो वो उसको सर्कुलर पाथ में मोशन करा देगा। जैसे मान लो कि इसमें इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके अराउंड जो है सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि कैसा पाथ वो प्रोड्यूस करेगा, सर्कुलर पाथ फोर्स के लिए। तो हम एक्सलेट करना चाह रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, तो आप मेरे को एक चीज़ बताएं कि जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट ले लिया, ये नेगेटिव प्लेट ले लिया, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा QE। अब ये जो फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स जो है किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अब हम चाह रहे हैं कि ये फोर्स ज़्यादा लगे, तो फोर्स ज़्यादा लगाने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे चार्ज बढ़ाना होगा। अब हम चाह रहे हैं कि उसकी स्पीड बढ़े और हमको ज़्यादा बड़ा कंटेनर भी नहीं लेना पड़े, यानी कि छोटी डिस्टेंस में हमको स्पीड बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, हम उसका रास्ता लंबा करने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा तरीका अपनाओ कि वो छोटे से रास्ते में घूम घूम के वो अपनी जो है स्पीड बढ़ाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल स्पीड बढ़ाने का काम करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसके रास्ते को मोड़ देगा, उसका रास्ता लंबा कर देगा, बड़ा रास्ता हो जाएगा। तो बड़े रास्ते में उसकी हर एक राउंड में जो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और हमको उसकी स्पीड ही बढ़ाना है, उसको एक्सेलरेट करना है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लेने वाले। अब कैसे लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हमने ऑसिलेटर लगा दिया। मान लो कि ये यहाँ पे जो है पहले हाफ में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव साइकिल चलता है फिर नेगेटिव चलता है। तो ऑसिलेटर में ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, 1 सेकंड में लगभग 1 लाख तक जो है अपनी डायरेक्शन को ये चेंज कर लेता है। तो बहुत तेज़ी से अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये डी पहले पॉजिटिव पे हो गया और फिर नेगेटिव पे हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। लेकिन हमको चाहिए अब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएंगे कि इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। देखिए आप, जैसे कि ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स में हम नीचे से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो यहाँ नॉर्थ पोल रख दें और यहाँ पे साउथ पोल रख दें। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है कि साउथ की ओर जाती है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बाहर आएगा। तो बाहर आने के लिए हम डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इनवर्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्रॉस से, और आउटवर्ड है तो डॉट से। तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लंबवत बाहर की ओर है, तो उसको मैंने डॉट से
रिप्रेजेंट कर दिया ये डॉट के द्वारा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसमें। ओके, अब अपन क्या करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं। अब जैसे ही हमने इसको कनेक्ट करा तो ये जो यहाँ से चार्ज था, ये चार्ज इस D2 में अट्रैक्ट होके इधर इंटर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये पहले जो है यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी पे है और ये नेगेटिव पोलरिटी पे है, तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा और ये एक्सलेट होके इधर भागेगा। अब जैसे यहाँ D के अंदर इंटर करता है, D2 के अंदर, मैंने यहाँ पे वर्किंग में राइट कर रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप थोड़ा यहाँ समझ ले कि जैसे ये D2 में इंटर करेगा तो ये तो होलो मेटालिक सेमी स्फीयर है, और हमको पता है कि जो होलो स्फीयर होता है, जो खोखला गोला होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अब यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो ये फोर्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा ही नहीं। अब यहाँ इसको आगे मोशन कौन कराएगा, तो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो लग रहा है यहाँ पे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसके रास्ते को सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर देगा। अब सर्कुलर पाथ में जैसे ही वो वापस यहाँ डीज के अंदर बीच गैप में इंटर करेगा, यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वापस लग रहा है, क्योंकि जैसे ही वो इधर आएगा ये पोलरिटी चेंज हो जाएगी इसकी, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स हम इस ऑसिलेटर की सेटिंग ही इस तरह से करेंगे कि जैसे ही इसका आधा साइकिल होगा, ये भी अपना आधा साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो चार्ज पार्टिकल था वो D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और यहाँ से फिर वो एक्सेलेट होगा। अब ये एक्सेलेट हुआ, फिर इस D1 के अंदर इंटर हुआ। अब जब वो D1 के अंदर इंटर होगा तो वापस से फिर वही प्रोसेस कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से अब यहाँ पे केवल कौन बचा है, मैग्नेटिक फील्ड बचा है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको वापस से सर्कुलर पाथ में, लेकिन अब थोड़ी सी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले मान लो वो v वेलोसिटी से चला था, तो ऑब्वियसली जब यहाँ से डबल निकलेगा इस साइड में, तो वो इस पोलरिटी चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आएगा, उसमें त्वरण पैदा होगा और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो बढ़ी हुई स्पीड से यहाँ आएगा। तो ये प्रोसेस क्या होगा, वापस यहाँ पे जो है अंदर आएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलेट करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलेगी और हर एक राउंड में उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और एक यहाँ पे जब वो इस तरह का जो लास्ट वाला जो उसका मोशन होगा, सपोज इस तरह का लास्ट वाला, ये ऐसे जो है इस तरह का जो पाथ है ऐसा अनुसरण करेगा, और जब वो यहाँ पे इस सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ D के पास आ जाएगा, D इसकी परिधि के पास आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे कुछ ऐसा, और यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर लगा देंगे। उस डिफ्लेक्टर के थ्रू जो है यहाँ से हम उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से जो है साइक्लोट्रॉन वर्क करता है। फिर से बता दूं मैं कि साइक्लोट्रॉन की जो है, अगर हम वर्किंग की बात करें, कंस्ट्रक्शन, तो ये सामने दिख रहा है कि D1 और D2 दो डीज है जो कि सेमी मेटालिक स्पेरिकल है, सेमी सर्कुलर है। ये ऑसिलेटर लगाया है, और ये जो पूरा कंटेनर है इसमें दो तरह के फील्ड काम कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की ओर लग रहा है, जिसको हमने डॉट से शो करा है। अब इसमें जब ये जो ऑसिलेटर है, पहले साइकिल में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और वहाँ पे जो है इस तरह का वो पाथ का अनुसरण करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, और हम उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इतनी स्पीड दे देंगे, घुमा के इतनी स्पीड दे देंगे कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज जो है मोशन में आ जाएगा, और उसको यहाँ से जो है सर्कम्फ्रेंस से जो है इस विंडो के थ्रू उसको जो है डिफ्लेक्ट करके हम बाहर निकाल देंगे, और उसको फिर उसको हम बम्बार्ड कर देंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में, या हमको कोई भी अगर कहीं पे उसका यूज़ करना है तो वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वर्किंग में मैंने यहाँ पे लिखा है कि Q चार्ज इमिट फ्रॉम, है ना, S, देन Q एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स D2 एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस। जैसे ही वो D2 में जाता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। एज सून एज Q इंटर्स D2, जैसे D2 के अंदर इंटर करता है, चूंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इट्स स्पीड कैन नॉट इंक्रीज बट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पाथ ऑफ Q इज सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से व्हेन Q कम्स आउट फ्रॉम D2, जैसे D2 से वो बाहर आता है, पोलरिटी चेंज होने की वजह से डज चेंजेस
क्योंकि D1 पॉजिटिव हो गया, D2 जो है नेगेटिव हो गया, तो फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और फिर स्पीड बढ़ेगी। तो हर एक राउंड में उसकी स्पीड लगातार लगातार बढ़ती जाएगी और इस तरह से हम पॉजिटिव चार्ज को जो है इन डीज के अंदर घुमा घुमा के रोटेट कर करके उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे, एक्सेलरेट कर लेंगे। यही साइक्लोट्रॉन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आपने पूरा नोट कर लिया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा अपने को इसको नोट्स में कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे राइट करा है, इस तरह से आप डेफिनेशन नोट करेंगे। दूसरे नंबर पे आप कंस्ट्रक्शन में ये वाला डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपको D1 और D2 दो अलग अलग डीज बनाना है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर से कनेक्ट करना है। पूरे कंटेनर में जो है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स लगाना है, बाहर की तरफ चुंबकीय बल क्षेत्र आपको लगाना है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में ये जो पॉइंट्स मैंने नोट कर रखे हैं, ये पॉइंट्स आप उसमें राइट कर देंगे। ठीक है, फिर लिखना है इसकी वर्किंग मेथड की, ये कैसे काम करता है। तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। जो मैंने चीज़ें यहाँ पे राइट कर रखी है उसी को अपने को डायग्राम में अपने को समझ के लिखना है। अपन खुद उसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि देखिए, तो जब हमने इस D1 और D2 को इस ऑसिलेटर से कनेक्ट करा तो सबसे पहले ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, जो एसी साइकिल चलता है ऐसा इसमें। तो जब ये पॉजिटिव पे है D1 और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो जब सोर्स से Q चार्ज हम यहाँ पे रखेंगे तो वो इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होके जैसे ही वो इस D2 के अंदर आएगा, चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है क्योंकि ये होलो सेमी सर्कुलर मेटालिक स्फीयर एक खोखला गोला है, खोखले गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसको जो है सर्कुलर पाथ में मोशन करा देगा। जब वो सर्कुलर पाथ में यहाँ आएगा तो जैसे D2 से वापस वो अंदर इस बीच की गैप में आता है, यहाँ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव हो गया। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस जैसे ही ये आधा चक्कर इसका कंप्लीट होगा, ये जो ओसिलेटर है दोलित्र है, ये अपनी पोलरिटी बदल लेगा। अर्थात जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो पॉजिटिव चार्ज इस D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसकी स्पीड और बढ़ेगी थोड़ी। मान लो पहले V वेलोसिटी से चला था तो यहाँ से V से कुछ ज़्यादा स्पीड होगी उसकी। ऐसे करते करते ये प्रोसेस लगातार चलेगी और हर एक राउंड में उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी और लास्ट वाले राउंड में जब वो इस डीज के सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर आ जाएगा, इसकी परिधि के बराबर में आ जाएगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एक लगा हुआ है साइड से, वो इसको डिफ्लेक्ट कर देगा डिफ्लेक्टर के थ्रू और विंडो के थ्रू उसको हम बाहर किसी न किसी जो कंटेनर के अंदर उसको स्टोर कर लेंगे। और फिर हम उसको जो है, जैसा हमने पहले बताया था यूजेस में, कि न्यूक्लियर रिएक्शन में, पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में या सॉलिड की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए आयंस को अंदर इंटर करने में, वहाँ पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुई साइक्लोट्रॉन की अभी तक की चर्चा, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। अब हम बात करने वाले हैं कि साइक्लोट्रॉन में हमसे ये भी पूछा जाता है कि जब वो अपनी आउटर मोस्ट सर्कल में जब वो घूम रहा था, बाहर सबसे बड़े वाले सर्कल में जब वो मोशन कर रहा था, उस समय उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, गतिज ऊर्जा कितनी है, उसका टाइम पीरियड कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम डेरिवेशन के फॉर्म में, न्यूमेरिकली फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे। तो आप इसको नोट कर ले, मैं इसको रब करके उसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, रब कर दूँ मैं इसको, तो मैं डायग्राम को रब कर देता हूँ और हम बात करने वाले हैं इसकी जो डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन की हम बात करने वाले हैं कि मैथमेटिकली हम इसकी जो है मैक्सिमम स्पीड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ों को कैसे नोट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जब वो आउटर मोस्ट स्फीयर में जब मोशन कर रहा है, उस समय उसकी स्पीड जो है वो v है और उसकी जो रेडियस है डीज की वो r है और जो चार्ज है उसका, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मास जो है वो m है। ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पे देखेंगे कि दो तरह के फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं, एक लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो है वहाँ पे उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv²/r, जो कि उसको सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड में उसको जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल QVB। मैग्नेटिक फोर्स का पिछले लेक्चर मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, जिसको हम लोरेंज फोर्स बोलते हैं कि जो मूविंग चार्ज होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम लोरेंज फोर्स बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड QVB होता है। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे तभी वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर पाएगा, ये कंडीशन है। तो दोनों को इक्वल रख के हम इसको सोल्व आउट करें, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी
क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम। ये उस पॉजिटिव एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है, चाहो तो इसके पाव में हम मैक्स लिख सकते हैं। यहाँ से हम उसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं, आर मैक्स। आर मैक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास वी मैक्सिमम इंटू एम अपॉन क्यू बी। इस तरह से हम उसकी रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने वेलोसिटी निकाल दी, रेडियस निकाल ली। अब इसके आधार पे हम उसकी काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, कितनी गतिज ऊर्जा है उसकी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी मैक्स हो जाएगा। तो हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये 1/2 एम ऐसा कैसा ही रहेगा, और वी की वैल्यू हमारे पास ऊपर रही तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम। आर मैक्सिमम वाला है, मैक्स वाला है आर। तो हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास वो आएगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2m। ये उसका काइनेटिक एनर्जी आया, गतिज ऊर्जा आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी के अलावा हम और क्या बता सकते हैं उसमें, तो हम बता सकते हैं कि उसका टाइम पीरियड कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है आवर्तकाल, 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाता है, वो उसका टाइम पीरियड, और कितने चक्कर लगाता है ये उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले टाइम पीरियड सपोज कर लो कि उसका पूरा जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है। तो कैपिटल टी में हमने जब डी बनाया था तो आप में 2 स्टेप में हमने डिवाइड करा था, D1 और D2। तो सपोज करो कि जो पहला जो सेमी सर्कल उसका कंप्लीट हुआ वो टी टाइम में हुआ, फिर दूसरा जो हुआ वो भी टी टाइम में हुआ, मान के चलो। तो दोनों कितना हो गया, 2t के इक्वल होगा। ये जो किसके इक्वल होगा, 2t के। अब हमको पता है कि टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, समय बराबर दूरी बटे 4। तो t बराबर डिस्टेंस कितने करेगा आधे चक्कर में, पाई आर। आधे सर्कल का जो सर्क्यूम्फ्रेंस होता है वो पाई आर होगा, पूरे का 2 पाई आर होता है। तो चाहे तो अपन डायरेक्ट 2 पाई आर भी लिख सकते हैं। तो पाई आर अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी, v उसकी मैक्सिमम। तो यहाँ से टाइम पीरियड हम निकाल लें, t बराबर तो ये हो गया 2 पाई आर मैक्स डिवाइडेड बाय v मैक्स। यहाँ से टाइम पीरियड के लिए हम क्या करें कि ये 2 पाई अपॉन वी मैक्स को ऐसा कैसा ही रहने दें, और यहाँ पे आर की वैल्यू को पुट कर दें। ये रही हमारे पास आर की वैल्यू वी मैक्सिमम इंटू एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो यहाँ पे वी मैक्स से वी मैक्स कट जाएगा, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये टाइम पीरियड आ गया, उसका आवर्तकाल आ गया। ठीक है, अब हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर, इसको न्यू से भी लिखते हैं, चाहो तो न्यू भी लिख सकते हैं अपन। ये न्यू का सिंबल है, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। जितना कम टाइम पीरियड होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया हमारे पास, इसको रिसिप्रोकल कर दो तो 1/2 पाई एम अपॉन क्यू बी ऊपर चला जाएगा, तो न्यू बराबर आ गया क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने देखा कि साइक्लोट्रॉन में हम उसका कंस्ट्रक्शन बता सकते हैं, उसकी वर्किंग मेथड बता सकते हैं, और वर्किंग में हम ये बता सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है जब वो लास्ट पाथ पे वो मोशन कर रहा है, उसकी रेडियस कितनी होगी, वो उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, गतिज ऊर्जा आ गई। और लास्ट में टाइम पीरियड हमने निकाल लिया कि कितना उसका आवर्तकाल होगा, और टाइम पीरियड के बेस पे हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के दे दी कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो आई होप पूरा जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो जो आपके पास मैं अपलोड करने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।